एक ओशन इमेजिन कीजिए, एक एंडलेस टर्निंग एक्सपांस गहरे नीले रंग का जो इंडियन मेनलैंड से 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस विशालता के बीचों बीच आइलैंड्स की एक बिखरी हुई चेन है, एमरल्ड ग्रीन ज्वेल्स जो घने इम्पेनेट्रेबल जंगल में लिपटे हुए हैं। यह अंडमान आर्किपेलागो था। ब्रिटिश के लिए यह एक स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट था। 19वीं और 20वीं सेंचुरी के इंडियंस के लिए यह कुछ ज्यादा ही सिनिस्टर था। यह एग्जाइल की जगह थी, ऑब्लिवियन के लिए वन वे टिकट। सबकॉन्टिनेंट के बाजारों में फुसफुसाया गया इसका नाम ही सिहरन पैदा कर देता था। गांवों में फुसफुसाया गया इसका नाम ही सिहरन पैदा कर देता था। उन्होंने इसे काला पानी कहा, डी ब्लैक वाटर्स। एक ऐसी जगह जहां से ज्यादातर लोगों के लिए कोई वापसी नहीं थी। नाम ही एक सेंटेंस था, एक फाइनल डैमनिंग वर्डिक्ट। डर सिर्फ उस जेल का नहीं था जो बाद में वहां बनाई जाएगी, बल्कि जर्नी का भी था। 1857 का ग्रेट इंडियन अपराइजिंग, जिसे ब्रिटिश सिपाही म्यूटिनी कहते थे, एक वाटरशेड मोमेंट था। ईस्ट इंडिया कंपनी भंग कर दी गई और भारत सीधे क्राउन के शासन में आ गया। ब्रिटिश हिल गए थे। उन्हें हजारों रिबेल्स, म्यूटिनियर्स और पॉलिटिकल एजिटेटर्स को भेजने के लिए एक जगह की जरूरत थी। एक ऐसी जगह जो इतनी भयानक हो कि उसकी महज धमकी ही किसी भी फ्यूचर डिसेंट को दबा दे। उनकी नजरें अंडमान पर पड़ी। इस प्रकार 1858 में पेनल कॉलोनी को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। पहली शिप्स चेन्स में पुरुषों को लेकर आईं, जिनकी स्पिरिट पहले से ही हार से टूट चुकी थी। वे सिर्फ प्रिजनर्स नहीं थे, वे एक फेल्ड रेवोल्यूशन के सिंबल थे। इसका जवाब सेलुलर जेल था। कंस्ट्रक्शन 1896 में शुरू हुआ, एक मॉन्स्ट्रस अंडरटेकिंग जिसे पूरा होने में 1 दशक लगा। ईंटें खुद प्रिजन लेबर का प्रोडक्ट थीं, हर एक आइलैंड की भट्टियों में पकी हुई और उन पुरुषों के पसीने और निराशा से सीमेंटेड जिन्हें इसे कंटेन करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह डिजाइन प्यूनिटिव आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस था जो जेरेमी बेंथम के पेनोप्टिकॉन से इंस्पायर्ड था। 7 विंग्स, हर एक 3 स्टोरीज ऊंची, एक विशाल व्हील के स्पॉक्स की तरह एक सेंट्रल वॉच टावर से फैलती थीं। इस टावर से एक सिंगल गार्ड थ्योरी में सभी 693 सेल्स को ऑब्जर्व कर सकता था, बिना प्रिजनर्स को यह जाने कि उन्हें देखा जा रहा है या नहीं। सेलुलर जेल के अंदर डेली रूटीन हार्ड लेबर और ब्रूटल पनिशमेंट का एक निरंतर साइकिल था, जिसे एक आदमी को कुछ भी नहीं करने के लिए डिजाइन किया गया था। दिन सुबह से पहले एक ऊंची घंटी की आवाज के साथ शुरू होता था। प्रिजनर्स को उनकी सॉलिटरी सेल्स से केवल सबसे छोटे टॉयलेट ब्रेक के लिए बाहर निकाला जाता था, इससे पहले कि उन्हें बांधकर काम पर लगा दिया जाए। टास्क टॉर्चरस और जानबूझकर पॉइंटलेस थे। सबसे इनफेमस में से एक था ऑनियल मिल या कोल्हू। प्रिजनर्स को एक बड़े लकड़ी के प्रेस से बांधा जाता था। जैसे बैल नारियल का तेल निकालने के लिए मजबूर किया जाता था, सरसों का तेल निकालने के लिए मजबूर किया जाता था। कोटा पूरा करने में विफल रहना, कोड़े मारना, कम राशन। खाना कंट्रोल का एक और इंस्ट्रूमेंट था पतला चावल, कभी कभी कीड़े या गंदगी से भरा हुआ एक पतला घोल, पीने का पानी खारा और दुर्लभ। यह सिस्टमैटिक स्टार्वेशन प्रिजनर्स को कमजोर कर देता था। मेडिकल फैसिलिटीज एक क्रूर मजाक थी। हॉस्पिटल अक्सर मरने की एक और जगह होती थी। उदासीन डॉक्टर, बेसिक दवाओं की कमी, मलेरिया, डिसेंट्री, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियां प्रिजन पॉपुलेशन में तेजी से फैलती थीं। फिर भी इस डार्कनेस के हार्ट में भी रेजिस्टेंस की फ्लेम बुझने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश उम्मीद करते थे कि वे स्पिरिट्स तोड़ देंगे, पर उन्होंने उनकी रेजिलियंस अंडरएस्टिमेट की। प्रिजनर्स आइसोलेटेड थे, पर कम्युनिकेट करने के तरीके ढूंढ लेते थे। वे अपने पानी के कटोरे पर मैसेज स्क्रैच करते थे, दीवारों पर कोड टैप करते थे, अपनी छोटी छोटी पलों में एक दूसरे से फुसफुसाते थे। ये छोटे छोटे एक्ट्स लाइफलाइन थे, रिमाइंडर्स थे कि वे अकेले नहीं थे। मेनलैंड से न्यूज शेयर की, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर डिबेट किया और अपने रेजिस्टेंस की प्लानिंग की। जेल विच वॉज मेंट टू आइसोलेट देम, विडंबना यह है कि यूनिवर्सिटी बन गई। सावरकर ब्रदर्स, विनायक दामोदर गणेश दामोदर विनायक, एक जोशीला इंटेलेक्चुअल और राइटर, जेल के भीतर रेजिस्टेंस के सेंट्रल फिगर बने। उन्होंने प्रिजनर्स को एजुकेट किया, उन्हें पढ़ना सिखाया, उन्हें लिखना सिखाया और तस्करी की किताबों से एक सीक्रेट लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज की। उन्होंने हजारों वर्सेस की पोएट्री कंपोज की और उन्हें मेमोराइज किया। वे कांटे से दीवारों पर स्क्रैच करते थे और व्हाइट वॉश से पहले मेमोराइज कर लिया जाता था। ये पोएम्स बाद में तस्करी करके बाहर निकाली गईं और प्रिजनर्स के सफरिंग और फ्रीडम की उनकी अदम्य इच्छा का टेस्टामेंट बनी। उनके कामों ने जेल की दीवारों को
रेवोल्यूशनरी टेक्स्ट के पन्नों में बदल दिया। प्रिजनर्स का सबसे शक्तिशाली हथियार हंगर स्ट्राइक था। यह अमानवीय कंडीशंस के खिलाफ एक डेस्परेट सेल्फ सैक्रिफाइशियल एक्ट था। सेलुलर जेल की कहानी एक पॉलिटिकल प्रिजन के रूप में 1930 के दशक के अंत में खत्म होने लगी। लगातार विरोध प्रदर्शनों, भूख हड़तालों, भारत में बदलते राजनीतिक माहौल ने इसकी निरंतरता को अस्थिर कर दिया। 1937 में ब्रिटिश सरकार ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मेनलैंड में वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की। बचे हुए लोगों के लिए यह एक लंबे और भयानक इम्तिहान का अंत था। सेल्स धीरे धीरे उन पुरुषों से खाली हो गईं, जिन्होंने उन्हें अपने दर्द और अपनी पोएट्री से भर दिया था। कुछ ने तर्क किया कि इसे ध्वस्त कर देना चाहिए, इसकी दर्दनाक यादों को मिटा देना चाहिए, लेकिन यह तय किया गया कि जेल को संरक्षित किया जाना चाहिए, एक तीर्थ स्थल के रूप में। मूल 7 विंग्स में से 4 समय के साथ तोड़ दी गई। शेष 3 विंग और सेंट्रल टावर को संरक्षित किया गया। 1969 में सेलुलर जेल को एक नेशनल मेमोरियल घोषित किया गया। यह आज भारत के इतिहास के सबसे काले कालों में से एक का एक स्पष्ट और मौन गवाह है। आज सेलुलर जेल का दौरा करना एक दिल को छू देने वाला अनुभव है। शांत गलियारों से चलते हुए, छोटी सुनसान सेल्स में झांकते हुए, फांसी के साये में खड़े होकर हर शाम आयोजित होने वाला लाइट एंड साउंड शो काला पानी की कहानी को नाटकीय रूप से सुनाता है। यह आजादी के लिए चुकाई गई अकल्पनीय कीमत की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। शहीदों के नाम दीवारों पर अंकित है। जेल अब डर का स्थान नहीं है, बल्कि देशभक्ति के लिए एक क्लासरूम है। काला पानी की विरासत आधुनिक भारत की आत्मा में अंकित है। यह कॉलोनियल ब्रूटैलिटी के सबसे बुरे को दर्शाता है, लेकिन साथ ही एंड्योरेंस और रेजिस्टेंस की मानव क्षमता को भी। यह इस तथ्य का प्रमाण है कि आप एक व्यक्ति को कैद कर सकते हैं, लेकिन आप एक विचार को कैद नहीं कर सकते। जिन स्वतंत्रता सेनानियों को अंडमान भेजा गया था, उन्हें तोड़ा और भुलाया जाना था, पर उन्होंने विद्रोह की विरासत बनाई। ब्लैक वॉटर्स उनकी याद को मिटा नहीं सका। सेलुलर जेल आज हर पीढ़ी को उनकी आजादी की कीमत और उन लोगों के साहस की याद दिलाता है।